हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डाइवर्सिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि कितनी प्रकार की डाइवर्सिटी हमारे देश में है। हमने देखा था किस प्रकार से अलग अलग रिलीजन को मानने वाले, अलग अलग कास्ट ग्रुप वाले, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले, अलग अलग प्रकार के क्लोथ्स कपड़े पहनने वाले, अलग अलग प्रकार के फूड पैटर्न, अलग अलग प्रकार के भोजन करने वाले लोग हमारे देश में बड़े आराम से विभिन्नता में एकता के स्लोगन को प्रमोट करने वाले लोग बड़े आसानी से रहते हैं, जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहते हैं। आज हम और अनेक प्रकार की डाइवर्सिटी को इस चैप्टर में देखेंगे। आपका आज का फर्स्ट टॉपिक आता है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। आप पेज नंबर C4 पे देख भी सकते हैं। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत के त्यौहार, भारत के उत्सव। इंडिया इज़ नोन एज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। पर्सन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। होली, Diwali, Raksha Bandhan, Dashera and Janmashtami are the main festivals of the Hindus. Eid is an important festival of the Muslims. ये बता रहा है भारत फेस्टिवल का देश है, फेस्टिवल की धरती है, फेस्टिवल की भूमि है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल से मनाते हैं, लाइक होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा एंड जन्माष्टमी। कुछ मेन फेस्टिवल्स हिंदू धर्म के यहाँ बताए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में ईद फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। बैसाखी जो फेस्टिवल है वो पंजाब में धूमधाम से मनाया जाता है। जब ये फसल कटाई का समय आता है उस समय फेस्टिवल मनाया जाता है। पोंगल एंड बिहू आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ तमिलनाडु एंड आसाम रेस्पेक्टिवली। ठीक इसी प्रकार से पोंगल और बिहू नाम से जो फेस्टिवल है वो तमिलनाडु और आसाम में मनाया जाता है। यह भी फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। ओणम इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला। ओणम आप सब ने नाम सुना है, बड़ा फेमस फेस्टिवल है, केरला में मनाया जाता है। देर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड यूनाइटेडली बाय द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स। दीज आर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August, रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26th of January एंड महात्मा गांधीज बर्थडे सेलिब्रेटेड ऑन 2nd October। इसके अलावा भी 3 ऐसे फेस्टिवल है जिसे पूरा देश मिलकर मनाता है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ, क्रीड्स मतलब होता है पंथ, सभी पंथ या मजहब को मानने वाले लोग मिलकर धूमधाम से जिन फेस्टिवल्स को मनाते हैं उसमें एक है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। वह दिन जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15th of August को हम उसे मनाते हैं। एक रिपब्लिक डे, जिस दिन हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, हम यह कहें संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी के दिन हर साल आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी और ऐसे बहुत जगह पर ये सेलिब्रेशन मनाया जाता है। और तीसरा जो फेस्टिवल है या सेलिब्रेशन है दैट इज़ महात्मा गांधीज बर्थडे। जिस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता का दर्जा जिन्हें मिला हुआ है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन आता है, उस दिन को पूरे देश भर में 2nd of October को मनाया जाता है। अवंतिका रिमेंबर्स द ईद सेलिब्रेशन एट अलीज होम। ऑन ईद अली गोज़ टू द मॉस्क्यू टू ऑफर नमाज विद हिज फादर। ऑन हिज रिटर्न ही सेलिब्रेट्स ईद by exchanging greetings and distributing sweets among his friends। अवंतिका को ईद का सेलिब्रेशन ध्यान है जो कि अली के घर पे हुआ था। अली उस दिन अपने पिता के साथ, मॉस्क्यू मतलब होता है मस्जिद, और नमाज पूजा पद्धति का एक प्रकार है, तो अली अपने पिता के साथ मस्जिद गया था नमाज पढ़ने के लिए, और मस्जिद से आने के बाद उसने लोगों को बधाइयाँ दी और आपस में अपने दोस्तों के बीच में मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की। मंदीप lives on the 2nd floor. He celebrates Guru Parv with great passion. His parents organize langar, common kitchen, where people of all castes and creeds have a meal together। मंदीप एक दूसरे बच्चे का यहाँ एग्जाम्पल आया है जो कि 2nd floor पे रहता था, उसी मल्टी में या उसी बिल्डिंग में। उसने उसके परिवार के साथ गुरु पर्व का उत्सव मनाया। गुरु पर्व के उत्सव पर परिवार द्वारा लंगर का आयोजन किया गया। सिख समाज में जो भोजन कराया जाता है, जब सामूहिक भोजन होता है उसे लंगर का नाम दिया जाता है। लंगर में सभी धर्म, सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर भोजन करते हैं और इस प्रकार के भोजन को लंगर का नाम दिया जाता है। कॉमन की किचन वेयर पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड सेव अ मील टुगेदर। एक ऐसा किचन, एक ऐसा भोजनशाला जहाँ पर सभी धर्म के, सभी पंथ के लोग मिलकर एक साथ भोजन करते हैं, वो लंगर का अरेंजमेंट हम कह सकते हैं।
On 25 December, Christmas is celebrated by the Christians. This festival is celebrated in a big way by John, who also lives in the same building. Greetings and sweets are exchanged. 25 दिसंबर के दिन, जिस दिन क्रिसमस मनाया जाता है, जॉन के द्वारा भी क्रिसमस का फेस्टिवल मनाया गया और ये भी जॉन जो नाम का बच्चा है उसी बिल्डिंग में रहता था। जॉन ने भी क्रिसमस के फेस्टिवल पर अपने दोस्तों को बुलाया, एक दूसरे को बधाइयाँ दी और मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करी। होली, a festival of colors, is celebrated with much zest and enthusiasm. People of all faiths and castes living in the building participate in this festival. Then they all have lunch together. The festivals promote national unity and integrity. होली हम सभी जानते हैं, रंगों का उत्सव है, रंगों का त्यौहार है, जो कि जेस्ट यानी होता है उत्तेजना, और एंथुसिज्म इट मीन्स हम कह सकते हैं उत्साह। तो उत्तेजना और उत्साह के साथ इस फंक्शन को, इस सेलिब्रेशन को बनाया गया। पीपल जो अलग अलग मत को और जाति के बिलोंग करते हैं, उन सब भी जो उस बिल्डिंग में रहते थे, उन सब ने भी मिलकर होली मनाई, उन सब ने मिलकर साथ में भोजन किया और इस प्रकार से होली के रंग में सब एक जैसे दिखने लगे। और इस प्रकार का फेस्टिवल भी हमारे देश की यूनिटी यानी एकता और इंटीग्रिटी यानी अखंडता को प्रमोट करता है। एज वी हैव सीन फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स, द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, येट दे ऑल आर इंडियंस। अनडाउटेडली इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपने देखा होगा, अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, हमने अलग अलग फेस्टिवल्स के बारे में बात करी, अलग अलग धर्म में किस प्रकार से बच्चों ने फेस्टिवल्स मनाया उसके बारे में बात करी। और इन सब एग्जाम्पल से हम एक बात कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर ये बात ठीक है कि अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, फिर भी हम सब भारतीय एक हैं और हम बेस्ट एग्जाम्पल हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। किस किस प्रकार की एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम लोग अर्निंग करते हैं या पैसा कमाते हैं या पैसा कमाया जाता है, ये सामान्यतः भारत और विश्व के संदर्भ में एक समान प्रकार से ही है। आपने देखा होगा कि जैसे किसी के आप में से फादर सर्विस करते हैं, किसी के आपके में से फादर फार्मर हैं, किसी के आपके फादर शॉपकीपर हैं और किसी के आपके फादर टीचर होंगे, किसी के डॉक्टर होंगे, किसी के और कोई अन्य प्रकार का काम करते होंगे। इस प्रकार से सभी परिवार में फादर और मदर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ में एंगेज है। ऐसी एक्टिविटी जिसके माध्यम से अर्निंग की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऐसा नहीं है कि जो घर पे हम काम कर रहे हैं या हमारी मम्मी हाउसवाइफ है वो कोई काम कर रही है तो वो एक्टिविटी नहीं, वो भी एक्टिविटी है, पर जिस काम के बदले हमें पैसा मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, हमें पढ़ना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। किस किस प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसे हम आर्थिक गतिविधियां भी कहते हैं हिंदी में, जिससे पैसा कमाया जाता है। इन इंडिया पीपल आर एंगेज्ड इन 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट, मोस्ट पीपल in rural areas are engaged in agriculture and related activities such as dairy products, fishing and forestry. Forestry means practice of planting and taking care of trees and forests to earn livelihood from their products. These are primary activities. They do these things in order to raise the natural resources. क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट कि भारत के मैक्सिमम लोग जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज है जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब जहाँ दूध का व्यापार, दूध, घी, मक्खन, क्रीम, पनीर। फिशिंग मतलब मछली पालन। फॉरेस्ट्री मतलब जंगल से जुड़ा हुआ कोई भी काम, लाइक प्लांटिंग करना हुआ, पेड़ पौधों की केयर करना हुआ, फॉरेस्ट को मेंटेन करना हुआ। आप सोचेंगे प्लांटिंग करना, फॉरेस्ट को मेंटेन करना, पेड़ पौधे को लगाना से पैसा कैसे आएगा? जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ज़्यादा उनको पेड़ से मिलने वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। लाइक आपने देखा होगा आम के पेड़ से आम मिलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे फलों के पेड़ भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिससे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जिनसे मेडिसिन बनती है, जिनसे पेपर बनता है, जिनसे फर्नीचर बनता है और बहुत सारी ऐसी अनेक प्रकार की चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग फॉरेस्ट्री पर डिपेंड होते हैं जिससे वो अपना जीवन चलाने के लिए आवश्यक चीज़ों को मेंटेन करने के लिए अर्निंग करते हैं।
ये सभी एक्टिविटी, दीज आर प्राइमरी एक्टिविटीज़, इन सभी एक्टिविटी को हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। दे डू दिस थिंग्स इन ऑर्डर टू रेज द नेचुरल रिसोर्सेज, और ये इस प्रकार से इनको करते हैं जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सके। सेकंड, मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्ट्स, दे वर्क इन इंडस्ट्रीज, वी रेफर टू देम एज सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अभी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में, कि प्राइमरी एक्टिविटी तो वो थी जहाँ पर हम सीधा सीधा एग्रीकल्चर मतलब यानी खेती पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है या डेयरी पे डिपेंडेंट है। अब ये कह रहा था कि सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी से हम प्रोडक्ट लेकर किसी न किसी इंडस्ट्री के बहाने, किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग के बहाने उसको कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट में। तो ये कैसे होता होगा, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सबने व्हीट का नाम सुना होगा, गेहूँ का। हम सब लोग घर पे रोटियाँ खाते हैं और सामान्यतः गेहूँ की रोटी खाने का चलन हमारे देश में अब प्रचलन में। ये गेहूँ कहाँ से मिलता है? तो ये गेहूँ आप सब कहेंगे कि हमें ये खेतों से मिलता है। तो ये गेहूँ उगाने की प्रक्रिया तो आ गई प्राइमरी एक्टिविटी में। अब आपको आटा चाहिए, हम सीधे गेहूँ की तो रोटी नहीं बेलते घर में, तो गेहूँ को पीसा जाता है और पीसने के बाद आटा तैयार किया जाता है। तो ये आटा तैयार कैसे किया जाता है? तो आप सब कहेंगे कि नहीं, ये तो आटा चक्कियों पर जाता है, मतलब मशीनों में जाता है और मशीनों में इसको पीसा जाता है, पीस के कन्वर्ट किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसा हर इंस्ट्रूमेंट, ऐसी हर मशीन, ऐसा हर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्ट का यूज़ कर कर एक अगला प्रोडक्ट तैयार किया जाता है किसी मशीन या टूल के सहारे, उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्ट कहते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी एक्टिविटीज़ सेकेंडरी कैटेगरी में आती है। थर्ड, पीपल engaged in tertiary activities do not produce any tangible goods, they provide transport, communication और banking facilities etc. तीसरी कैटेगरी आती है जिसे हम टर्टियरी सेक्टर कहते हैं। ऐसा सेक्टर जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करता, बल्कि ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं उसके माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे है, बस है, कार है, जिससे व्यक्ति एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करता है और उसके बदले उसको पैसा देना होता है। लाइक कम्युनिकेशन के मीडियम है, जैसे अभी आप मोबाइल पर एक नेटवर्क के थ्रू चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इंटरनेट के थ्रू आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिल रही है। आपके घर में टीवी है, टीवी में भी आप रिचार्ज कराते हैं, तब आपको टीवी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैनल देखने को मिलते हैं। बैंकिंग फैसिलिटीज़, आप बैंक में जाते हैं, आप अपने पैसे जमा कराते हैं या वहाँ से लोन लेते हैं, उसके बदले में जो चार्ज लिया जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसा सेक्टर जहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया गया, बल्कि सर्विस जो दी गई उसके बदले पैसा लिया गया। जैसे आपने टीवी का रिचार्ज कराया, आपने टीवी के रिचार्ज के बदले उन्हें 100 रुपये दिए, तो वहाँ से कोई आपको 100 रुपये के बदले कोई सामान थोड़ी मिला है। आपकी टीवी के अंदर ऑटोमेटिक एक रिचार्ज आ गया, जो जब तक 100 रुपये चलेंगे तब तक वो रिचार्ज चलेगा। ठीक उसी प्रकार से आपके मोबाइल के अंदर आपने 200 रुपये दिए, आपने इंटरनेट का कुछ डाटा लिया, तो कोई सामान थोड़ी मिला। आपके मोबाइल के अंदर उतना डाटा, मानो फॉर एग्जांपल 100 रुपये में 1 GB डाटा आना है, आपको 1 GB डाटा 30 दिन के लिए मिल गया। जैसे ही 30 दिन ख़त्म होंगे वो डाटा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो सर्विस वाली बात समझनी चाहिए यहाँ पर, कि इस प्रकार के सेक्टर में पैसों के बदले में कोई चीज़ हमें हाथ में नहीं मिलती, बल्कि सर्विस मिलती है, सेवा मिलती है, जिसके माध्यम से हम लोग उसका उपयोग कर पाते हैं। और आसान शब्दों में कहूँ तो जैसे आपको भवानी मंडी से कोटा ट्रेन में जाना है, आपने भवानी मंडी से कोटा का टिकट लिया और मानो 100 रुपये का वो टिकट आया, और आप जब कोटा जाते हैं तो वो टिकट वहीं तक वैलिड है भवानी मंडी से कोटा का। इस भवानी मंडी से कोटा की यात्रा के बीच में ना तो आप उस सीट के परमानेंट मालिक हैं, आप केवल उतनी देर उस पर यात्रा कर सकते हैं जहाँ तक भवानी मंडी से कोटा नहीं आता। दूसरी बात, उस 100 रुपये में आपने ट्रेन भी नहीं खरीदी है, केवल और केवल आपको उस यात्रा की अनुमति मिली। अगर आप कोटा से आगे बढ़ गए तब भी आपका फ़ाइन लग सकता है, और यदि आपने उस पर हक जमाने की कोशिश करी तब भी आप पे फ़ाइन लग सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी सेवा या सर्विस के बदले मिलने वाली सेवा टर्टियरी सेक्टर में आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर द बैकबोन ऑफ आर इकोनॉमी। हम ये कह सकते हैं कि सभी एक्टिविटीज़ हमारे इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था की बैकबोन, जिसे हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी के समान है। तो मैं कोशिश करूँगा आज आपको ये जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, 2 छोटे छोटे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसको मैंने ठीक प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। आप सब इसको रीड कीजिएगा, कोई क्वेरी या इशू हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।